हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डेली आंसर राइटिंग। और जो लोग नए हैं हु आर न्यू हियर, फॉर देम आई वुड लाइक टू टेल कि हम लोग जो है डेली 11 AM पे दो क्वेश्चंस देते हैं आपको, और इन्हीं दो क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करते हैं 9 PM पे। ओके, तो डेली 11 AM पे दो क्वेश्चंस मिलते हैं और उनका डिस्कशन होता है 9 PM पे। और देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें पास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसी थीम पे होते हैं जो चीजें रिपीट हो सकती हैं या जिसका कंटेंट आपको रिपीट हो सकता है, या दूसरे करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दैट इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम अ मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ एंड कंपल्शन टू अ न्यू मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन एंड इंसेंटिव्स। एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ इंडियन फेडरल पॉलिटी। ठीक है, सो 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स का। तो पहले लेट मी टेल यू व्हाई दिस क्वेश्चन। व्हाई दिस क्वेश्चन, तो बेसिकली ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिंक्डइन पे ये पोस्ट डाला था ब्लॉग में, और उसमें लिखा था कि इंडिया का जो अभी रिसेंट टाइम्स में देखा गया है रिफॉर्म्स जो है, स्टेट्स ने कोऑपरेट किया है सेंटर के साथ इन लाइट ऑफ दिस पेंडेमिक। पेंडेमिक में जो है कोऑपरेट किया है और पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म्स लाए। और वो रिफॉर्म्स वो क्यों लाए? क्योंकि उनको इंसेंटिव्स दिए गए, राइट, और वो बताया गया। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया अगेन, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, फेडरल इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, और उसमें कोई भी देखिए फेडरलिज्म को लेके कोई भी चीज आपकी आए, आपको वो पढ़ना है क्योंकि वो क्लियरली मेंशन्ड है। ये रहा, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बहुत ही क्लियरली और स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो फेडरलिज्म को लेके कुछ भी आए आपको उसको पढ़ना है। ओके, तो इसीलिए ये क्वेश्चन था। तो अगेन देखिए, अगर आप सिंपली इसको ब्रेक डाउन करना चाहें इस क्वेश्चन को पार्ट्स में, तो पहली चीज है रिगार्डिंग मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स। पहली चीज आपको बतानी पड़ेगी मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ एंड कंपल्शन। ठीक है, फिर दूसरा आपको बताना पड़ेगा न्यू मॉडल ऑफ रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन एंड इंसेंटिव्स। और एक्सप्लेन करना होगा तो एक्सप्लेन आप एग्जांपल्स दे के कर सकते हो। ठीक है, इन द लाइट ऑफ इंडियन फेडरल पॉलिटी। तो इंडियन फेडरल पॉलिटी के बारे में भी ब्रीफ में आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताना होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप इंडियन फेडरल पॉलिटी के बारे में बता सकते हैं दैट इंडिया इज अ फेडरेशन जहां सेंटर और स्टेट्स हैं और दोनों के बीच में सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। इनफैक्ट यहाँ पे आप एक डायग्राम भी यूज कर सकते हो फेडरल पॉलिटी में, कि फेडरल इंडियन फेडरल पॉलिटी लिख के 3 ब्लॉक बनाइए, और यहाँ पे जैसे आप बनाओगे यहाँ पे लिखो यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7 जरूर मेंशन करना, क्योंकि देखिए जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो जिन एरियाज में हो रहे हैं, कई एरियाज जो है वो स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में, राइट। तो बिना स्टेट्स की कोऑपरेशन के, बिना स्टेट्स के जो है सपोर्ट के वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। ओके, और ये चीज आपको एग्जांपल दे के भी बतानी पड़ेगी। अगर जो लोग एकदम ही बिगनर है उनको मैं बता देता हूँ कि इंडिया में जो है फेडरल पॉलिटी है तो स्टेट 3 लिस्ट में डिवाइडेड है शेड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, राइट। सो देखिए कई चीजें जो हैं, जैसे ये आपकी स्टेट लिस्ट हो गई और ये आपकी होगी कंकरेंट। ठीक है, अब देखिए स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीज आती है? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए यूनियन बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है बट उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? स्टेट। तो जब तक स्टेट विलिंगली सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक स्टेट को इंसेंटिव नहीं होगा कुछ उसको उस रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने में, तब तक वो रिफॉर्म जो है अनइम्प्लीमेंटेड रहते हैं। जैसे ही बहुत सारे, जैसे हेल्थ ले लो। ठीक है, ठीक है, हेल्थ के लिए भी बहुत सारी, जैसे एक एग्जांपल है, पॉलिसी है आपकी कि जो स्कीम है जन आरोग्य योजना, अब वेस्ट बंगाल ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनको इंसेंटिव नहीं दिख रहा था या कुछ पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो जब तक स्टेट्स को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, वो लोग नहीं कर रहे हैं रिफॉर्म्स या स्कीम्स पॉलिसीज को इंप्लीमेंट प्रॉपरली। ओके, क्योंकि देखिए इंडिया की फेडरल पॉलिटी में यूनियन गवर्नमेंट का काम मेनली प्लानिंग का है और डायरेक्शन देने का है, और जो नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनको हैंडल करने का। ठीक है, बट जो लैंड रिफॉर्म्स हो गया या एग्रीकल्चर हेल्थ हो गया या और भी दूसरे कई एरियाज में रिफॉर्म्स हो गए जो स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में होते हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की होती है। इसीलिए कहा गया कि जो रिफॉर्म्स हैं, जब तक स्टेट्स को इंसेंटिव नहीं मिलेंगे तब तक वो स्टेल्थ और कंपल्शन से ही करने पड़ेंगे। ओके, तब तक वो स्टेट्स पूरी कन्विक्शन के साथ नहीं करेंगे। ओके,
तो इस तरीके से आप बता सकते हो, और एग्जांपल भी डेफिनेटली देना कि जैसे कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है तो एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहिए, तो उनका मेन इंप्लीमेंटेशन का रोल किसका होता है? स्टेट्स का। आप एग्रीकल्चर बोल दो, लैंड बोल दो, ठीक है, और भी बहुत सारे एरियाज या सब्जेक्ट्स आप बता सकते हो जहाँ पे जो है स्टेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। तो ये आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने एक सेटिंग दे दी कि क्यों रिफॉर्म्स में स्टेट का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अब आपको बताना है कि पास्ट में ऐसे रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ एंड कंपल्शन क्यों होते थे। तो बिकॉज इट हैपेंड बिकॉज ऑफ सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और वेरियस रिफॉर्म्स। बहुत सारे रिफॉर्म्स, स्कीम्स, पॉलिसीज थी, उस पर सेंटर स्टेट्स के ऊपर डिस्प्यूट है, राइट। सो दिस कैन बी ड्यू टू पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो जाएगा कि जो है बेसिकली डिफरेंट पार्टीज हैं या राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इसलिए भी रिफॉर्म्स नहीं इंप्लीमेंट होते। और लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कि इंसेंटिव्स का जो है वो नहीं है, दोनों कुछ स्टेट्स को कोई इंसेंटिव नहीं दिख रहा, राइट। कई बार कुछ रिफॉर्म्स लेने में स्टेट को रेवेन्यू के लॉसेस होते हैं, तो जब तक स्टेट को कोई इंसेंटिव नहीं दिखेगा तब तक वो रिफॉर्म नहीं लेंगे, राइट। फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं, ये इनफैक्ट आप आगे देखोगे इसी के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फाइनेंशियल, क्योंकि स्टेट्स को एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया, स्टेट्स ने 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है वो इंप्लीमेंट किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि हाउ व्हाई देयर वर रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ एंड कंपल्शन, और इसमें ये आप स्कीम का एग्जांपल दे सकते हो, या और भी कोई एरिया है जैसे एग्रीकल्चर का है आपका, कि एग्रीकल्चर में जो है रिफॉर्म्स एपीएमसी का। तो एपीएमसी को हालांकि अब यूनियन गवर्नमेंट लाया है 3 बिल्स, बट वो जो है स्टेट के रूट से नहीं लाया, वो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट बना के लाया, वो डिफरेंट रूट से। तो आज भी एपीएमसी में जो ट्रेड है वो आज भी जो है स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। एपीएमसी के बाहर का जो ट्रेड है वो जो यूनियन गवर्नमेंट 3 लॉज रहे उसके थ्रू रेगुलेट होता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि एपीएमसी अभी तक रिफॉर्म क्यों नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्टेट्स को कोई इंसेंटिव नहीं दिख रहा उसमें, इसलिए उनको स्टेल्थ और कंपल्शन, इसलिए क्या चाहिए था? स्टेल्थ एंड कंपल्शन चाहिए था, इसलिए जो है जो दूसरे रास्ते से यूनियन को जो है, सेंटर को जो है रिफॉर्म्स लाने पड़े थ्रू लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, जिन्होंने यूनियन सब्जेक्ट्स का कुछ जो है यूज किया गया, और एंड अगेन स्टेट्स अभी भी उनको जो है अपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पे। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। तो रिफॉर्म्स बाय कन्विक्शन एंड इंसेंटिव्स, ओके। सो कन्विक्शन बेसिकली कि स्टेट्स जो है, कन्विक्शन मतलब स्टेट्स इस उससे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करेंगे कि यस दे बिलीव कि ये रिफॉर्म से जो है उनको फायदा होगा, ये रिफॉर्म से पब्लिक को भी फायदा होगा और स्टेट्स को भी फायदा होगा, राइट। और इंसेंटिव्स मतलब उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिल रहा है तभी वो ये रिफॉर्म करें, राइट। So basically, it is all about giving incentives to state to bring public-friendly reforms, right? तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने ब्लॉग पोस्ट में मेंशन किया था वो था रिगार्डिंग आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जिसमें रिफॉर्म्स थे टाइड टू एडिशनल बोरिंग। तो उसमें ये था जो रिसेंटली आपने देखा होगा कोविड के कारण जो है स्टेट्स के फाइनेंसेस बहुत कंस्ट्रेंड हो गए, राइट। स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है, अब उनको ज्यादा बोरिंग करने की जरूरत है। तो यूनियन ने कहा कि आप एक्स्ट्रा बोरिंग कर सकते हो, बट एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा बोरिंग आपको अगर करनी होगी तो उसके लिए आपको कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने होंगे, राइट। यू वुड हैव टू इंप्लीमेंट सम रिफॉर्म्स लाइक वन रेशन कार्ड, रिफॉर्म्स टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या अर्बन लोकल बॉडी के रेवेन्यू रिलेटेड रिफॉर्म्स की, जैसे जो है आप उनका जो है वाटर का प्राइसिंग, जो पब्लिक यूटिलिटीज है उनका प्राइसिंग प्रॉपर हो, ताकि अर्बन लोकल बॉडीज, क्योंकि देखिए लोकल बॉडीज का भी रिफॉर्म, लोकल बॉडीज किसके अंडर आती है? स्टेट लिस्ट, राइट। अर्बन लोकल गवर्नेंस या पीआरआई किसके अंदर आती है? स्टेट लिस्ट। तो ये बॉडीज जब तक रिफॉर्म नहीं होंगी, जब तक स्टेट्स विलिंगली रिफॉर्म नहीं करेंगे, ओके। और स्टेट्स जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या था, उनको एडिशनल बोरोइंग लेने का इंसेंटिव था कि उनको जो है एडिशनल रिसोर्सेस मिल जाएंगी, और उससे वो कब मिलेंगी? जब वो अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाएंगे, ठीक है। तीसरा पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स, ओके, डिस्कॉम्स में। अब यहाँ पे डिस्कॉम्स कौन ओन करते हैं? दे आर स्टेट ओन्ड, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जानते हो डिस्कॉम्स की जो है हालत बहुत खराब है फाइनेंशियली, ओके। उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है कि वो प्रॉपर प्राइसिंग लाए इलेक्ट्रिसिटी की, स्मार्ट मीटरिंग इंट्रोड्यूस करें, और जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंप्लीमेंट करें इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के लिए, राइट। और लीकेजेस वगैरह कर्व करें। तो ये सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए क्या है, उनको जो है ये सारे रिफॉर्म्स, अगर उनको एडिशनल बोरिंग चाहिए तो ये सारे रिफॉर्म्स लाने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, ये तो रिसेंट है, चलो जो मेंशन था करंट अफेयर्स में, बट एक स्टैटिक एग्जांपल आप दे सकते हो जीएसटी।
नाउ देखिए, जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म था जहां स्टेट्स को अपनी जो है फाइनेंशियल पावर टैक्स देने के लिए गिव अप करनी थी। ओके, वो जो टैक्सिंग पावर थी वो गिव अप कर रहे थे, और एक जो है वन नेशन वन टैक्स, यानी एक ही इनडायरेक्ट टैक्स होगा जिसमें बहुत सारे स्टेट के टैक्सेस और यूनियन के टैक्सेस मर्ज हो जाएंगे। अब ऐसा रिफॉर्म देने के लिए उनको इंसेंटिव क्या दिया गया? देवर इंसेंटिवाइज्ड। देखिए, ये चीज की जीएसटी को एक्सेप्ट करने के लिए स्टेट्स को इंसेंटिव देना पड़ा। क्या इंसेंटिव? उनको बोला गया कि 14% आपका ग्रोथ होगा रेवेन्यूज में स्टेट के। जीएसटी अडॉप्ट करने के बाद जो है स्टेट के रेवेन्यूज में 14% ग्रोथ होगा, और अगर ग्रोथ नहीं होता 14% रेवेन्यूज का, तो जो भी शॉर्टफॉल होगा उसका क्या है, उसका कंपनसेशन, कौन देगा? यूनियन देगी, यूनियन गवर्नमेंट देगी, राइट। सो दिस वाज एन मेजर इंसेंटिव, जिसके कारण जो है स्टेट्स एक सबसे बड़ा रिफॉर्म, राइट, एक मेजर रिफॉर्म जो है जीएसटी रिफॉर्म के लिए एग्री किए। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप इन एग्जांपल से बड़ी ही क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे इंसेंटिव्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सेंट्रल स्टेट कोऑपरेशन जो है जरूरी है इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स के लिए, और उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो स्टेट्स विलिंगली जो है अडॉप्ट भी करेंगे। ये हमने एग्जांपल से दिखा दिया। ठीक है, अब आ जाओ अगला। बट देखिए, यहाँ पे बात नहीं खत्म होती, अभी भी कुछ एरियाज है फ्रिक्शन के, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, एग्रीकल्चर का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राइट। तो इन एरियाज, अब कंक्लूजन में क्या कहोगे कि व्हाट शुड बी डन फॉर दीज एरियाज? तो देखिए, कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया, इवन जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि जो जीएसटी काउंसिल है ये बहुत अच्छे से वर्क की जीएसटी के लिए। तो इसी तरीके से दूसरे एरियाज में भी, जैसे लेबर लॉस के लिए एक लेबर काउंसिल बन सकती है, राइट, कि लेबर लॉस को लाने के लिए, इनफैक्ट लेबर लॉस भी आप बता सकते हो, लेबर भी कंकरेंट लिस्ट में है। तो सेंटर ने तो रिफॉर्म्स ले आया है लेबर में, बट अभी भी स्टेट लेबर लॉस बहुत सारे हैं, उनमें रिफॉर्म्स नहीं आए, तो उनको रिफॉर्म्स लाने के इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे एरियाज के लिए क्या करना चाहिए? जीएसटी काउंसिल टाइप का मैकेनिज्म लाए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल काफी सक्सेसफुल रहा है। ओके, इट हैज बीन क्वाइट सक्सेसफुल। तो अदर एरियाज जैसे लेबर हो गया, वहां पे ये चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है, राइट। इसके अलावा लास्ट में आप बोल सकते हो कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करना चाहिए, राइट। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे? जो इंडेक्सेस लाते हैं, तो गवर्नेंस के इंडेक्स, जो नीति आयोग जो इंडेक्सेस लाता है गवर्नेंस ये सब रिलेटेड, तो इसके थ्रू क्या है, कंपटीशन आएगा तो भी स्टेट्स रिफॉर्म लेंगे। सो सिर्फ कोऑपरेशन नहीं, बट कंपटीशन के कारण भी स्टेट्स रिफॉर्म लेंगे। और कोऑपरेटिव में तो आप जानते हो, नीति आयोग बता सकते हो कि नीति आयोग थिंक टैंक है, सपोर्ट दे सकता है स्टेट्स को कि रिफॉर्म करने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही होलिस्टिकली जो है इस टॉपिक को आप एड्रेस कर पाओगे, राइट। तो ये तो इसका हो गया। अब लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, this is on UN Human Rights Council. Is a flawed body, is in need of reform to its membership, agenda, and focus, and you have to discuss. Now, सबसे पहले why this question? ये क्वेश्चन क्यों आपको दिया गया? तो रिसेंटली इंडिया जो नए आईटी रूल्स लाया है, राइट, इस पे जो है यूएनएचआरसी ने जो है कमेंट किया था कि दिस में अंडरमाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। एक तो ये रीजन। दूसरा कि अभी फेब्रवरी में जो है यूएस ने जो है वापस री इंगेज करने का कहा है कि सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो है ये जो यूएस था वो इस बॉडी को लीव कर गया, इनफैक्ट इसी कारण से लीव किया कि यूएस बोलता है कि बहुत ही बायस्ड बॉडी है। ओके, ये कह के जो है यूएस ने इस बॉडी को लीव कर दिया था। बट अभी जब जो बाइडेन आए हैं, सो नाउ द यूएस इज अगेन गोइंग टू री एंगेज विद ह्यूमन राइट्स काउंसिल। बट अभी री एंगेज तो करेंगे, बट उन्होंने कहा है कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे। ओके, अभी भी उन्होंने कहा कि ये फ्लॉड बॉडी, ये इनफैक्ट उन्हीं के किसी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट यूएस के साइड से ही किसी का स्टेटमेंट है दैट इट इज अ फ्लॉड बॉडी एंड इज इन नीड टू रिफॉर्म इट्स मेंबरशिप, एजेंडा एंड फोकस। एंड अगेन देखिए, लास्ट ईयर डब्ल्यूएचओ पे पूछ लिया था क्वेश्चन, ओके, उससे पहले डब्ल्यूटीओ पे, सो अब ये इस पे भी पूछ सकते हैं, उससे पहले यूनेस्को पे भी। तो बेसिकली यूएस ने जब यूनेस्को को बहुत क्रिटिसाइज किया था, तो उस साल यूनेस्को पे क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो इस बार जब यूएस ने इस बॉडी को लेके कुछ किया है तो इस पे पूछ सकते हैं। आप देख सकते हो हर जगह जो है यूएस का एक लिंक है इन बॉडीज से। डब्ल्यूएचओ को यूएस ने क्रिटिसाइज किया था, डब्ल्यूटीओ को यूएस ने क्रिटिसाइज किया था, यूनेस्को को यूएस ने क्रिटिसाइज किया था, और यूपीएससी ने जो है इन तीनों पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अभी जब यूएनएचआरसी को यूएस ने क्रिटिसाइज किया है और अभी फिर से रीएंगेज कर रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन आना थोड़ा एक हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
हम देखिए कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता एग्जैक्टली, बट एक ट्रेंड देख के आपको चीजें बता सकते हैं, राइट। तो चलिए आंसर के साथ। तो इंट्रोडक्शन में यूएनएचआरसी के बारे में बताइए, बेसिक्स इसके बारे में बताइए थोड़े बहुत, ठीक है। अगेन देखिए, अब आप सोचोगे कि हर चीज के आपके बेसिक्स पता होंगे, तो नहीं। बट देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपके टॉपिक में क्लियरली मेंशन्ड है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो आप एक काम करना, ऐसे 10 इंपॉर्टेंट जो है इंस्टीट्यूशंस निकाल लेना, उनका स्ट्रक्चर और उनका मैंडेट एक एक पन्ने पे लिख लेना, और उनके साथ इश्यूज क्या हैं ये एक पन्ने पे लिखना है बस, इससे ज्यादा नहीं। 10 इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, जो न्यूज में होते हैं आपके। और न्यूज अगर आप पढ़ते होगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए कि ये बॉडी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो है न्यूज में है। तो ऐसी 10 इंपॉर्टेंट बॉडी, और मोस्टली यूएन से रिलेटेड होती है ये बॉडीज, ठीक है। मोस्टली यूएन से रिलेटेड, ठीक है। एनजीओ के ऊपर मत लिखना, जो ऐसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, ऐसी बॉडीज का ही 10 का बना लेना। इट विल बी वेरी यूजफुल, ओके। हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ओके। और वहां 10 या 15 मार्क में आ गया और ये अच्छे से कर लिया, यू नेवर नो। अगर आप मान लो आपने अच्छे से पढ़ के गए और कोई दूसरा पर्सन इतने अच्छे से पढ़ के नहीं गया, उसने ये एक्सरसाइज नहीं की, तो आपके 4 या 5 मार्क्स तक एक्स्ट्रा आ सकते हैं इसमें। और 4 या 4 और 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मींस अगर आप जाके लिस्ट देखोगे तो आपकी टॉप 100 में रैंक आ सकती है, आप आईएएस बन सकते हो, ठीक है। और 4 या 5 मार्क्स कम आए तो आप आईएएस की जगह आईपीएस बन सकते हो, ठीक है। या कई बार 4 या 5 मार्क्स कम आए तो आप लिस्ट के बाहर भी हो सकते हो, ठीक है। बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। चलो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन यूएनएचआरसी के बारे में लिख लेना, ठीक है। अगेन देखिए, ज्यादा डेप्थ में मैं इसको बता नहीं रहा, सब कुछ आपको मॉडल आंसर में मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे मेनली फोकस है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अबाउट यूएनएचआरसी, आप बता दो कि इसका वर्क है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, ओके। एंड अगेन वो सारे ह्यूमन राइट्स, इट आल्सो इंश्योर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ओके। इन सारे टाइप के जो है ऐसे कहीं भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज वगैरह जो होते हैं, उसको ये बॉडी जो है हाईलाइट करता है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, why it is a flawed body, क्यों flawed? Because if it is a flawed body then it must have some issues, and since you have to discuss then you need to tell those issues, आपको वो issues बताने होंगे, right? और वो issues क्या हैं? Issues हैं with relating to its membership, its agenda and its focus. तो membership में सबसे पहले मेंबरशिप, अब देखिए इसको थोड़ा इलेबोरेट करना होगा आपको, that it is criticized for allowing countries with poor human rights record to be member। अब देखो आपने ये स्टेटमेंट तो लिख दिया, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? एग्जाम्पल चाइना, एग्जाम्पल पाकिस्तान। अच्छा, चाइना का एग्जाम्पल क्या? युगुर मुस्लिम्स जो हैं इन इट्स जिनजियांग रीजन, युगुर मुस्लिम्स इन इट्स जिनजियांग रीजन, ये सब जानते हैं, राइट, कि चाइना जो है उनका अगेंस्ट बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कैरी आउट करता है। या पाकिस्तान हो गया, आई थिंक पाकिस्तान के लिए तो मुझे एग्जाम्पल आप दे ही सकते हो, ठीक है। तो इसे आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो, इनफैक्ट इसके पीछे आप रीजन भी बता सकते हो, फिर आपको रीजन भी बताना होगा क्यों ऐसा होता है कि ऐसे जो कंट्रीज है जिनका पुअर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो क्यों इलेक्ट हो जाती है। वो इसलिए इलेक्ट होती है क्योंकि इसका जो मेंबरशिप का प्रोसेस है, अगेन ये चीज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंबरशिप का जो प्रोसेस है, 47 मेंबर्स होते हैं एंड दे आर इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। और देखो मेंबर को इलेक्ट करने के लिए जनरल असेंबली में बोल रखा है कि ऐसे मेंबर्स को इलेक्ट करना है आपको जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट प्रमोट करते हैं, जिनका अच्छा रिकॉर्ड है, ये सब, ठीक है, ऐसी कंडीशंस। बट ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती, तभी चाइना इलेक्ट हुआ, ओके। क्यों नहीं होती? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो अफ्रीकन स्टेट्स, एशिया पैसिफिक स्टेट्स, लैटिन, सो कई बार क्या होता है ये स्टेट्स क्या करते हैं, ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस, ये लोग क्या करते हैं मेंबर्स को अपनी खुद के इंटरेस्ट के बेसिस पे इलेक्ट करते हैं, रादर देन ऑन देयर रिकॉर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट। तो मेंबर्स को अपने खुद के इंटरेस्ट के बेसिस, सो कंट्रीज जो इलेक्ट करती हैं जब, वो खुद का इंटरेस्ट देख के इलेक्ट करती हैं, रादर देन कि उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड क्या है वो देख के इलेक्ट करने से, ठीक है। तो अगेन ये एक मेजर इशू है। फिर जो अगेन ये थोड़ा प्रीलिम्स के लिए आप याद रखिए कि 3 साल का जो टर्म होता है मेंबर्स का, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। एंड काउंसिल का जो मेंबर बनता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दे शुड अपहोल्ड ह्यूमन राइट सिस्टम। बट अगेन ये सब चीजें लिखी हुई है बट ये फॉलो नहीं होती,
ठीक है, तो ये था मेंबरशिप को लेके इशू। नाउ एजेंडा और फोकस को लेके अगर इशू बात करें, इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी बता सकते। तो कई जो वर्ड्स वर्स्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, दे आर इग्नोर्ड बाय दिस, ओके। जैसे कई एरियाज हैं, आप बता सकते हो जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, वो इग्नोर्ड हो जाती है इससे, ठीक है। तो वो आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, राइट। नाउ लिमिटेशन ड्यू टू जियोपॉलिटिक्स, तो कई इश्यूज है, अगेन ये दोनों एक ही पॉइंट में बता सकते हो। कई इश्यूज है जो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल अच्छे से पिकअप नहीं कर पाता, या उसको अच्छे से टेकअप नहीं कर पाते, रिजोल्यूशन जो है इसके पास नहीं होते ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज। जैसे आप इसमें ले लो इसमें आप आई थिंक एग्जांपल ले सकते हो इजराइल फिलिस्तीन का, राइट। नाउ इजराइल फिलिस्तीन के अगेंस्ट देखिए, इसने कहा तो है कि वहां बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, राइट, बट अगेन इट इज वेरी पॉलिटिसाइज्ड, राइट। तो यूएस तो इसी कारण से छोड़ के गया था, यूएस had left this UNHRC only because of this reason. It said that it is very biased against Israel. Okay, इसी कारण से छोड़े। तो अगेन बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स, कई जो वर्ड्स वर्स्ट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं वो इग्नोर हो जाती है। इट या तो वो ये लोग टेकअप नहीं कर पाते, या जो है वो जो है उस पर टेकअप भी करते हैं और रिजोल्यूशन भी लाते हैं, तो रिजोल्यूशन पास नहीं होता, ओके। नाउ अटेम्प्ट्स बाय सम स्टेट्स टू लिमिट, जो सो देखिए बेसिकली क्या होता है, सिविल सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट जो एक्टर है जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। अब कई सिविल सोसाइटी जो है यूएनएचआरसी में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इश्यूज रेज करने चाहते हैं, बट देन कई स्टेट्स होते हैं जो उनके अगेंस्ट पॉलिसीज लाते हैं, उनको लिमिट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये भी एक रीजन है। तो ये कुछ क्रिटिकल इश्यूज है, ठीक है। नाउ इसके अलावा और भी इश्यूज आप लिख सकते हो, राइट, अगर आपको कुछ आए दिमाग में। बट मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग मोर नंबर ऑफ इश्यूज, आप कम इश्यूज लिखिए बट प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ पॉजिटिव रोल, बट देखिए सिंस द क्वेश्चन इज आपको डिस्कस करना है, तो आपको ये भी बताना होगा, ऐसा नहीं है कि यूएनएचआरसी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ये भी नहीं है। इट हैज प्लेड अ पॉजिटिव रोल। जैसे सीरिया, श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया, इन तीनों कंट्रीज के केस में यूएनएचआरसी ने जो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे उनको सेंटर स्टेज पे लाया। इट हैज हाईलाइटेड द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, हाईलाइटेड द ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इनफैक्ट श्रीलंका के केस में क्या है, काफी रिजोल्यूशंस पास भी हुए हैं और काफी प्रेशर भी आया है श्रीलंका पे, कि जो उसके जो तमिल इलाम वॉर हुआ था, राइट, श्रीलंका में, जो LTTE के अगेंस्ट, उसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की थी, और जो है LTTE ने भी। तो उसमें जो भी है जिन्होंने की थी ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उनको जो है फाइंड आउट किया जाए, उनको ट्राई उनका ट्रायल हो, राइट। तो इसके रिजोल्यूशंस भी पास हुए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है। और साथ साथ रेफ्यूजी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, इनके भी जो है इश्यूज फेस करते हैं, उसको नेशनल और रीजनल एजेंडास पे ये लाया है यूएनएचआरसी, ओके। उनके उनके इश्यूज को भी ये लाया। तो एक तरीके से ये भी नहीं बोल सकते कि यूएनएचआरसी इज टोटली फेल्ड या टोटली फ्लॉड। यस, इट इज परफॉर्मिंग सम गुड फंक्शंस, कुछ अच्छे काम कर रहा है, बट सर्टेनली कुछ फ्लॉज है, इसलिए जो है इतना इफेक्टिव नहीं। तो ऑब्वियसली वे हेड सबसे मुश्किल चीज है ये सजेस्ट करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सजेस्ट, बट अगेन आपको सजेशन देना ही होगा इसमें, राइट। आप इसको ऐसे ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते। तो यू हैव टू से, कोई भी डिस्कशन हो स्ट्रेंथनिंग एंड रिफॉर्मिंग द काउंसिल इंक्लूडिंग इट्स एफिशिएंसी शुड बी इंक्लूसिव, राइट। उसमें सारे स्टेक होल्डर होना चाहिए, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होनी चाहिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होनी चाहिए, कंट्रीज भी होनी चाहिए, और सिविल सोसाइटी भी होनी चाहिए, ओके। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे आप वे हेड में आप और रिफॉर्म्स में बता सकते हो कि मेंबरशिप जो है, मेंबरशिप क्राइटेरिया को फर्दर रिफॉर्म किया जा सकता है, राइट। मेंबरशिप क्राइटेरिया को फर्दर, ये मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है उसको फर्दर रिफॉर्म किया जा सकता है। फंक्शनिंग को इसकी और फर्दर रिफॉर्म किया जा सकता है, कि इसको इंस्टेड मान लो कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, अब वहां पे जो है जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व, तो ये सिर्फ उस ह्यूमन राइट्स वाले इशू को ले, विक्टिम्स और सर्वाइवर्स पे फोकस करे, राइट, उनके रिहेबिलिटेशन पे ज्यादा फोकस करे, राइट, और ऑल्सो प्रिवेंशन पे फोकस करे, कि ह्यूमन राइट्स कहीं वायलेशन होने की पॉसिबिलिटी है तो उनके प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस करे, ओके। तो ये कुछ रिफॉर्म्स है, रादर देन गेटिंग इनटू द जियोपॉलिटिकल इशू, मतलब जियोपॉलिटिक्स में ना पड़े, बट ह्यूमन राइट्स इशू पे ज्यादा फोकस करें। बट अगेन देखिए, एक ज्यादा ही आप कुछ मतलब इसमें ऐसा भी मत लिख देना कि जो किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अगेंस्ट हो, ओके। एक जनरल वे अहेड ही देना होगा यहाँ पे, ओके, क्योंकि देखिए आप कितना भी ढूंढ लो कोई स्पेसिफिक वे अहेड है नहीं, राइट।
तो कुछ स्पेसिफिक चीज बोलोगे तो उस पर कंसेंसस तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो एक जनरल चीज ही यहाँ पे वे हेड में आप लिखोगे, ओके। So this is it. If you found this session useful, please do like and subscribe to our channel. And thank you very much. And please keep writing answers. Okay. देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग इसमें कंसिस्टेंट होंगे ना उनको बहुत ही रिवॉर्ड मिलेगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ लोगों का देख रहा हूँ, तो कुछ लोग बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, रेगुलर लिख रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया बट दे आर नॉट राइटिंग द आंसर्स। तो ये एक मेजर इशू है। प्लीज डू राइट द आंसर्स और ये सेशन अटेंड करिए, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। So thank you very much and see you again next time with another video on another topic.